एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनको पता नहीं कि स्पोर्ट में भी बहुत बड़ा करियर है। इसमें आप मिलियंस में पैसे कमा सकते हो। जो यूएफसी उसमें मिलियंस में आपको पे करते हैं, डॉलर पे करते हैं। तो ये ऐसा स्पोर्ट है कि आप एक फाइट करने के बाद एक मर्सिडीज कार अफोर्ड कर सकते हैं, एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं। आदाब, मैं मीना माजिद आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे खास पॉडकास्ट द वायरल वॉइसेस में, जहां आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर एमएमए फाइटर मोहम्मद एहतशाम अंसारी, जिनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी, कहाँ से हैं आप और कैसे सफर शुरू हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद एहतशाम अंसारी। मैं झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बचपन से मुझे स्ट्रीट फाइट करने का शौक़ था, लड़ने झगड़ने का शौक़ था। फिर मुझे पता चला बाद में कि इसके लिए पैसे भी मिलते हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। फिर मैंने एमएमए स्टार्ट किया दिल्ली आकर। मैं पहले बीटेक कर रहा था, तो जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ फिर मैं दिल्ली आ गया एमएमए ट्रेनिंग के लिए। तब से 2018 से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। तो फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है जब उन्हें पता चला आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं? तो मतलब ऐसा था कि मतलब घर वालों ने तो स्टार्टिंग में मना किया मेरे को कि तुमने बीटेक किया, इतना पैसा खर्च किया पढ़ाई में, तो तुम जॉब करो या एमटेक करो या एमबीए करो। और ये फाइटिंग में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा डाइट लेना होता है, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। ऐसे गरीबों का ये स्पोर्ट नहीं है। तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं मतलब जीत करता हूँ तो मतलब फिर वो करके रहता हूँ। एनी हाउ बाई हुक बाई कुक, अगर मुझे एमएमए करना है तो मुझे करके ही रहना है। फिर मतलब ऐसा था, बहुत जिद्दी था मैं बचपन से ही। तो मैंने बताया कि मुझे एमएमए करना है और एमएमए ही करना है। फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर यहाँ ट्रेनिंग करी, फिर नेशनल खेला, वहाँ पे जीता। फिर धीरे धीरे अपना आपको प्रूव किया, बहुत सारे फाइट बैक टू बैक जीता यहाँ पे। तो फिर घर वालों को लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कर सकता है ये। मैं जानना चाहूंगी एमएमए फाइटिंग होती क्या है, मतलब जैसे अगर हम अपने ऑडियंस को बताना चाहें तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए इसे। ये एमएमए फाइट इसको कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। इसमें है कि सारा स्पोर्ट मिक्स होता है। जैसे अगर कोई बंदा बॉक्सिंग कर रहा है वो सिर्फ बॉक्सिंग करता है, जो बंदा रेसलिंग कर रहा है वो सिर्फ रेसलिंग करता है। और हमें क्या है कि हम बॉक्सिंग भी करते हैं, रेसलिंग भी करते हैं, बर्जन जित्सु, जूडो, कराटे, ये सब कुछ ऐड है। सब तरह का जितना भी स्पोर्ट है मार्शल आर्ट, वो सब कुछ इसमें ऐड है। जैसे आपका बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, बीजेजे हो गया, सैम्बो हो गया, जूडो हो गया, मुआ थाई हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, इस सबको ऐड करके इसको कहते हैं एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट। जैसे हम देखते हैं इंडिया में इसका कितना स्कोप है एमएमए फाइटिंग है, जैसे हम देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, इन सब चीज़ों का लोगों को शौक है देखने का, पर इसे करियर के तौर पे चुनने का क्या स्कोप है स्पेशली इंडिया में? अभी मतलब इंडिया में बहुत तेजी से ये एमएमए बहुत ऊपर जा रहा है। और पहले तो हम एमएमए के बारे में किसी को पता भी नहीं था, अभी हर लोग एमएमए इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे मतलब अब इंडिया का फाइटर यूएफसी में जा रहे हैं, बेल्टोर जैसे फाइट में खेल रहे हैं, वो वन चैंपियनशिप में खेल रहे हैं, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें फाइट कर रहे हैं। तो इंडिया के फाइटर बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे आपको। और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है एमएमए में। जैसे आप स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, उसी तरह ये भी है, इसमें भी स्टडी होता है, इसमें भी हमें पढ़ाया जाता है, ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया जाता है, फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रेशर के बारे में, है ना। तो ये भी मतलब एक स्टडी के जैसा ही होता है हमारा ट्रेनिंग। और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अभी इंडिया में बहुत सारे अच्छे फाइटर निकल के आ रहे हैं और वो यूएफसी में भी जा रहे हैं और वहाँ फाइट भी जीत रहे हैं। जैसे पूजा तोमर है इंडिया की, वो उसने यूएफसी में गई, अभी वो उसने फाइट भी जीता है वहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं जब आपने सोचा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, तब से लेकर पहली फाइट तक का जो एक सफर होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कैसी वो फीलिंग थी जब आप पहली बार गए थे फाइट करने? मैं जब पहली बार गया था फाइट करने के लिए, तो मेरी पहली फाइट सीधा मैं नेशनल फाइट करने के लिए गया था और दिल्ली में हो रहा था फाइट। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैं गया, पहला फाइट में बहुत आराम से जीत गया। फिर जब दूसरा फाइट हुआ तो वो जो फाइटर था काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग फाइटर था वो। तो उसके साथ जब मेरा फाइट हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा बच जाऊंगा, उसको मारूंगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त को बोला बस मैं 2 मिनट में आता हूँ अंदर से। जब मैं वहाँ पे गया, वो बंदा बहुत अच्छा फाइटर था, उसने मुझे कंट्रोल किया पूरा 3 मिनट का 3 राउंड मेरे को केज में कंट्रोल किया। और उसके बाद जब फाइट ख़त्म हो गया, वो मुझे गला मिलने आया, मैंने उसको धक्का दे दिया, है ना। फिर मेरे दोस्त लोग मुझसे मिले, उन्होंने बोला कि हम फाइटर एथलीट है ना, हर एथलीट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर फाइटर को। तो फिर मैं उसके बाद गया, सॉरी बोला,
फिर बाद में हमारा रीमैच हुआ, फिर मैंने उसको हरा दिया। लेकिन वो क्या था, जब मैं पहला फाइट किया कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब बहुत खुशी था। मतलब ऐसा था कि जिसके लिए मैं इतना दूर आया हूँ, इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और सच में वो मौका आ गया कि अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो क्या क्या तैयारियां होती हैं इसमें, जैसे अगर हम लोग जानना चाहें कि वहां पे मेन जो जगह पे आप जा रहे हैं वो तो हमने देख लिया, स्टेज पे जो हो रहा है, पर उससे पहले क्या क्या चीज होती है बैक स्टेज? हाँ, उससे पहले क्या होता है, सबसे जो मेन चीज़ होता है एमएमए के अंदर, वो होता है वेट कट, जो फाइट से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में जितने भी फाइटर है ना, हर फाइटर को इस मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो सबसे ज़्यादा मतलब टफ होता है। वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसा कि हम वेट कट करते हैं, 12 से 15 किलो वेट कट करते हैं, लास्ट का 6 किलो 7 किलो वाटर वेट कट करते हैं। तो जो लास्ट का वेट कट होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वेट कट होता है। वेट कट के अलावा हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है, अपोनेंट होता है हमारा, हम उसको स्टडी करते हैं, हमारे कोच स्टडी करते हैं, हमारे लिए गेम प्लान बनाते हैं, गेम प्लान ए, गेम प्लान बी, गेम प्लान सी। तो अगर हम गेम प्लान ए से खेल रहे हैं, अगर मेरा अपोनेंट समझ गया गेम प्लान ए, तो हम बी में चले जाते हैं, बी समझ गया सी में चले जाते हैं, सी भी समझ गया फिर ए में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा गेम प्लान होता है। अपोनेंट को स्टडी करते हैं, उसके ट्रेनिंग पार्टनर को स्टडी करते हैं, उनके कोच को स्टडी करते हैं, देखते हैं हम उनके अकेडमी में क्या ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर हम अपना गेम प्लान बनाते हैं उसी हिसाब से, और फाइट करते हैं। सिर्फ फाइट मतलब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो सब लड़ रहे हो, उसके पीछे बहुत सारा गेम प्लान होता है, फिट स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग होता है, आपका अपोनेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं हम। जब हमारा फाइट होता है तब, जब ऑफ डे होता है तो हम कुछ भी नए नए स्किल सीखते हैं। जब हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है, फाइट होता है, तो हम एक गेम प्लान के हिसाब से उसी चीज़ को ट्रेनिंग करते हैं जिस तरह से मेरा अपोनेंट खेलता है। अगर मान लो साउथ पो है तो हम सारे ट्रेनिंग पार्टनर अपना साउथ पो लेकर आएंगे। अगर ऑर्थोडॉक्स है तो हम अपने जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसको ऑर्थोडॉक्स के साथ, हम उसके साथ स्पारिंग करेंगे। तो जैसे आपने बताया एक डाइट भी फॉलो आपको कुछ करनी पड़ती होगी, तो मैं आपको रूटीन जानना चाहूंगी, मैच से पहले भी और जब मैच नहीं होती तो भी आपका कैसा रूटीन रहता है? मैच नहीं होता तब तो नॉर्मल रूटीन होता है, सब कुछ खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, मस्त ट्रेनिंग करते हैं, और सारा कुछ खाते हैं नॉर्मल खाना। जब हमारा ट्रेनिंग कैंप चलता है, जब फाइट आता है, जब ट्रेनिंग कैंप चलता है, तो प्रॉपर डाइट, जो हमारा न्यूट्रिशन हो, हमारा डाइट प्लान बनाते हैं, उसके हिसाब से हम सुबह में अपना डाइट लेते हैं, फिर हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, 2 घंटे का रेस्ट करते हैं, फिर दोपहर में एक सेशन होता है, फिर एक शाम में सेशन होता है, फिर एक रात में सेशन होता है। मतलब 4 से 5 सेशन होता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो ऐसा होता है, कभी सुबह में बॉक्सिंग चले गए तो दोपहर में स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कर लिए, शाम में रेसलिंग कर लिए। तो इस तरह से होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा अपोनेंट कैसा है, उसके हिसाब से हमारा ट्रेनिंग कैंप चलता है। तो जब हमारा फाइट होता है तो हमारा ट्रेनिंग कैंप थोड़ा ट्रेनिंग डिफरेंट होता है, 3 सेशन 4 सेशन होता है। नॉर्मल डेज में सिर्फ 1 से 2 सेशन करते हैं हम, ट्रेनिंग 2 सेशन करते हैं। जब हमारा कैंप होता है तो 4 भी, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं। जैसे आपने बताया आपने बचपन में ही सोच लिया था कि हाँ मुझे इस फील्ड में ही जाना है, तो किसी ने तो आपको इंस्पायर किया ही होगा, मतलब किसी को देखकर? हाँ, मैं ब्रोक लेसनर का बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने देखा ब्रोक लेसनर जो ऐसा फाइटर है जो यूएफसी में भी खेल चुका है, चैंपियन भी बन चुका है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खेलता है। तो मैं उसका यूएफसी भी फाइट देख चुका था, डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी फाइट देखता था। तो बचपन से हाँ ऐसा था कि मुझे मतलब ब्रोक लेसनर के जैसा बनना है फाइटर, मुझे बहुत पसंद था बचपन से ही। जैसे हमने आपके इंस्टाग्राम भी देखा है, बहुत कंट्रीज जा चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी कंट्रीज अभी आप जा चुके हैं और कैसा वहाँ का सफर रहा है आपका? मैं सबसे पहले रशिया गया हूँ, उसके बाद कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहरीन, दुबई, नेपाल, ये सारे कंट्री में विजिट कर चुका हूँ। और वहाँ का ट्रेडिशनल डिश भी ट्राई किया, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी किया। और जो चीज़ भी होता है, जैसे आप किसी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का फेमस चीज़ क्या है उसको हम ट्राई करते हैं, तो सेम वैसे ही है। जो कंट्री में जाता हूँ वहाँ का ट्रेडिशनल डिश ट्राई करता हूँ, वहाँ का करेंसी अपने पास रखता हूँ। वहाँ का जो, जैसे अगर कजाकिस्तान है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम जाकर हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो वैसा होता है, मतलब वैसे घूमने के लिए नहीं जाता हूँ मैं, ट्रेनिंग के लिए या फाइट के लिए जाता हूँ, तो अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। तो अभी तक जैसे कंट्री के आप गए हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कोई वाकया जो आप हमें बताना चाहें उस जगह से रिलेटेड? रशिया, दागिस्तान, क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। अगर आप दागिस्तान जाएंगे तो अगर आप किसी से एड्रेस पूछते हो, आपको घर तक ड्रॉप करके आते हैं, आपको अपने कार में बैठाएंगे, आपको घर तक ड्रॉप करके आएंगे। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वो अपना कार रोक देंगे, वो कहेंगे आप पहले पार हो जाओ। अगर आप बस में जा रहे हो, वो देखिएगा, बच्चे देखेंगे तो आपको सीट दे देंगे, कोई बड़े देखेंगे कि आप फॉरनर हो, आप मेहमान हो, तो आपको सीट दे देंगे, आपको घर पे इनवाइट करेंगे खाने के लिए,
आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। अगर उनको पता चलता है कि आप इंडियन हो तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो बचपन से बॉलीवुड मूवी देखते हैं, तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन इंडियन लोगों का। और फिर वहाँ का कल्चर भी बहुत डिफरेंट है। अगर छोटा बच्चा भी होता है ना, 5 साल का 6 साल का, वो भी आपको देखेगा तो आपको इग्नोर नहीं कर सकता। वो भी आपको देख के आपको ग्रीट करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा, सलाम करेगा आपको। तो वहाँ पे मतलब आप अगर अगर आप मतलब वैसे अननोन हो, आप किसी को जानते नहीं हो, वो खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे। लैंग्वेज भी नहीं आता होगा, वो ट्रांसलेट करके बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आपको बोर होने नहीं देंगे, है ना, आपको मेहमान नवाजी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो इसके लिए मतलब कंट्री तो ऐसे अच्छा है वाकई में। और वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद आए कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। फिर वहाँ पे एमएमए कल्चर है, वहाँ पे बचपन से ही लोग एमएमए करते हैं, 6 साल 7 साल के ऐसे ही एमएमए करते हैं, रेसलिंग करते हैं। और वहाँ पे कितने सारे जो चैंपियन है, यूएफसी के चैंपियन है, वहाँ से निकले दागिस्तान से, ओलंपिक चैंपियन निकले दागिस्तान से। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ के जो फाइटर हैं, आप खबीब से मिल लो, इस्लाम से मिल लो, आप किसी भी फाइटर से मिल लो, किसी के अंदर थोड़ा बराबर भी एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है। आप जाओ, आपसे नॉर्मल जो बंदा बात करता है एकदम बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा इतना बड़ा सेलिब्रिटी पूरा दुनिया इनके लिए पागल है। आप जाओगे एकदम बहुत प्यार से आपको बैठाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ मजाक भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी। ऐसा है वहाँ पे। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपके हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं फोटोज, आप बहुत बड़े बड़े फाइटर्स से भी मिले हैं, तो कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो हमेशा आपको याद रहेगा, किसी एक फाइटर से आप मिले हो जो आपका सपना हो शायद कभी मिलने का? हाँ बिल्कुल, जब मैं खबीब से मिला, इस्लाम खजैब से मिला, मेरा सपना था कि एक दिन मैं फेस टू फेस मिलूंगा। एक्चुअली मैं 2018 में जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था, तब मेरे एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि मैं खबीब के फादर का एकेडमी है दागिस्तान में, मैं वहाँ जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने उससे पूछा मैं भी जा सकता हूँ? उसने बोला हाँ बिल्कुल जा सकते हो। फिर 2018 में मैंने खबीब का फाइट देखा, खबीब वर्सेस कॉर्नर का फाइट देखा। फिर मैंने डिसाइड किया मैं भी जाऊँगा और उनके साथ ट्रेनिंग करूँगा। तो जब मैं दागिस्तान गया तो बहुत बार गया, लेकिन खबीब से नहीं मिल पाया। एक्चुअली मैं जब गया था तो खबीब के फादर अब्दुल मनाफ से ट्रेनिंग करने के लिए गया था, लेकिन कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया। फिर एकेडमी भी बंद हो गया उस टाइम पे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एकेडमी बंद हो गया। मैं इतने दूर से आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए गया था टूरिस्ट वीजा पे। फिर मैंने वहाँ कहीं और ट्रेनिंग किया, फिर वापस आ गया, फिर वापस गया। तो उसके बाद मैं खबीब से मिला वहाँ पे, इस्लाम खजैब से मिला। तो मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि सच में मैं इनसे मिल रहा हूँ। और मुझे लगा था कि ये तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, पूरी दुनिया इनके लिए पागल है, तो ये हमसे कैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा यकीन नहीं हुआ था। जब मिले तो बहुत अच्छे से हम्बल थे वो, मजाक भी किए, मस्त वीडियोस वगैरह भी दिखाया मुझे, अच्छे से बात भी किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मेरा ड्रीम भी था कि हाँ मैं एक दिन खबीब से मिलूंगा, इस्लाम खजैब से मिलूंगा। और फिर मिल लिया उनसे वहाँ जाने के बाद। जैसे आपकी हर कंट्री के साथ फाइट हुई होगी, हर कंट्री के लोगों के साथ फाइट हुई होगी, तो मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा किस्सा जो आप हमें बताना चाहें, जैसे किसी भी कंट्री के फाइटर से आपकी फाइट हुई, तो कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें जो आपके जहन में रहा हो या हमेशा रहता है? हाँ, मैं जब जब पहला मेरा इंटरनेशनल फाइट था, वो था उज्बेकिस्तान के फाइटर के साथ। तो वो रशियन मतलब वो उज्बेकिस्तान के मिलिट्री में था, आर्मी में था। तो जब मैं यहाँ से गया फाइट करने के लिए, तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने बताया, जो मैच मेकर उसने बताया कि आपका फाइट कैंसिल हो गया क्योंकि वो अपोनेंट का वीज़ा इशू हो गया, वो नहीं आ पाया। तो उन्होंने बोला कि आपको दूसरे अपोनेंट देंगे हम, उसका फाइट करना पड़ेगा। फिर हमने कोच से बात किया, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, हम कर सकते हैं फाइट, अगर ये पेमेंट बढ़ा देंगे हमारे लिए तो हम फाइट करेंगे। हम तो फाइट करने आए इतना दूर, कोई भी अपोनेंट हो हम फाइट करेंगे। कैसा होता है हमारा ना, गेम प्लान होता है। अगर हम एक रेसलर के साथ फाइट कर रहे हैं, एक स्ट्राइकर के साथ फाइट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना गेम प्लान लेके आते हैं। तो सडनली आप 2 दिन में अपना गेम प्लान नहीं बना सकते। लेकिन अगर चलो ठीक है, अगर वो अपोनेंट नहीं आ पाया तो दूसरे अपोनेंट से हमने फाइट लिया। तो बहुत मतलब स्ट्राइकर था, बहुत नॉर्मल सा दिखता था वो, और नॉर्मल सा था बंदा। जब मैं उसके साथ फाइट किया तो जब उसने पकड़ा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया, इतना पावर है। मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि अच्छा ऐसा भी है, मतलब इतने पावर वाले फाइटर भी हैं। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा था। तो कैसे ना, कजाकिस्तान के लोग, उधर के पहाड़ी लोग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब मैंने फाइट किया तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया, है ना। और वो ऐसा मतलब जो मेरा पहला फाइटर था वो रेसलर था, तो उसके हिसाब से हमने एंटी रेसलिंग किया था कि ये टेकडाउन मारेगा, मैं डिफेंस करूंगा, फिर स्ट्राइकिंग करूंगा। जो दूसरा अपोनेंट था प्योर स्ट्राइकर था, वो ऐसा स्ट्राइकर था, वो घूम के किक मारता था, वो एक किक लग गया, आप कनेक्ट हो गया, आप सीधा नॉकआउट, सीधा खत्म आपका।
तो वैसा था। तो अभी सडनली रेसलर से स्ट्राइकर मिल गया मेरे को फाइट करने के लिए, तो गेम प्लान 2 दिन में आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते हो। तो ऐसा था कि वो उसका एक मूव था कि वो ऐसा घूम के किक मारता था, जब वो किक मारेगा तो मुझे इस तरफ जाना है, और मैं सेम इसके किक के रेंज में आ गया, मुझे भी पड़ा वो किक, मैं नीचे गिरा लेकिन फिर उठ गया, फिर मैंने उसको टेक डाउन किया, फिर मैंने उसको सबमिट कर दिया फर्स्ट राउंड में ही। तो जैसे आपने फाइट की अपनी चीजें बताई, तो कैसा लगता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े मंच पे? बचपन से मेरा सपना था, मतलब मैं सपना नहीं था, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसा चांस मिलेगा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। और जब मुझे ऐसा मौका मिला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और फाइट जीता, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ऊपर चला गया। मुझे लगा कि हाँ, मैं भी मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इंडिया के लिए फाइट कर सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अप हो गया। तो आगे की क्या प्लान्स है आपके? आगे का प्लान है कि जितने रेसलर होते हैं, कराटे के फाइटर होते हैं या बॉक्सर होते हैं, उनका टारगेट होता है कि उनको ओलंपिक खेलना है। तो हमारे लिए जो ओलंपिक है वो है यूएफसी। तो अपना टारगेट है कि हमें यूएफसी में जाना है, वहां पे जाके मतलब चैंपियन बनना है, यूएफसी का बेल्ट जीत कर इंडिया लेकर आना है अपने को। जैसे हम आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपके 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स हैं, तो ये इंस्टाग्राम के बारे में आपने कब सोचा कि आप अपनी जर्नी इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करें? जब मैंने पहला फाइट किया था, जब मैं इंस्टाग्राम चलाता था, 2000 ऐसे फॉलोअर्स थे मेरे नॉर्मल। जब मैंने पहला फाइट जीता तो सीधा 35,000 हो गए। दूसरा फाइट इंटरनेशनल जीता तो सीधा 1 लाख हो गया। फिर तीसरा ब्रेव में फाइट किया, फिर 1,35,000 ऐसा हो गया। तो जैसे जैसे मैं फाइट जीतता गया तो मेरा इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ते गए। तो ये कितने टाइम में हुआ, ये 1 लाख तक पहुंचने का सफर कितना वक्त लगा? मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर। पहले 2,000 फ्लोर्स थे, पहला मैंने फाइट किया नाइजा में तो सीधा 35,000 हो गए। दूसरा फाइट जीत गया और सीधा 1 लाख हो गया। मतलब आप अपनी रील्स शेयर करते होंगे फाइट से हाँ रिलेटेड, हाँ। तो लोगों को कैसे रिस्पॉन्स आता है? जैसे आप चीजें शेयर करते हैं, आप इतने बड़े बड़े फाइटर्स से भी मिले, तो कैसे रिस्पॉन्स आता है? बहुत सारे फाइटर मतलब मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे भी एमएमए करना है, मुझे भी एमएमए का जर्नी स्टार्ट करना है, मुझे आप जैसा फाइटर बनना है। तो मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ और उनको हेल्प भी करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी नॉर्मल बंदा था, नॉर्मल फाइटर था, मैं भी जब एमएमए मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं भी लोगों को मैसेज करता था फाइटर्स को कि मुझे फाइटर बनना है, फीस कितनी है, ट्रेनिंग फीस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, एकेडमी कहाँ पे है ना, ये सारा कुछ डिटेल पूछता था मैं, लेकिन कोई मतलब जवाब नहीं देता था सामने से। तो मैंने सोचा जब जिस दिन मैं फाइटर बनूंगा, मैं सबका हेल्प करूंगा, जितने फाइटर है पूरी दुनिया में, जो भी मुझसे पूछेंगे सबका हेल्प करूंगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप लोगों की मदद करें, पर आपको कुछ फायदा हुआ है इंस्टाग्राम से? मतलब फॉलोअर्स से अपनी रील्स शेयर करने से कुछ फायदा हुआ हो? हाँ हाँ, हुआ है। आपने बुलाया मेरे को पॉडकास्ट के लिए। इसके अलावा कुछ मैचेस वगैरह में? मैं स्पॉन्सरशिप मिलता है अपने को, और ऐड वगैरह मिलता है, जैसे प्रोटीन का ऐड हो गया, जैसे शूज़ का ऐड हो गया, मूवी का ऐड हो गया। तो एड्स वगैरह मिलते हैं इंस्टाग्राम से, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और स्पॉन्सर मिलता है आपको, सप्लीमेंट का स्पॉन्सर मिल गया आपको पूरे महीने का या 6 महीने का मिल गया आपको। तो आपको 10-15 हज़ार रुपये जो महीने का आप खर्च करते हो सप्लीमेंट में, वो आपको ज़रूरत नहीं खर्च करने का, वो आपको उधर से ही मिलता है। तो इस तरह से फिर आप किसी ऐड करते हो, जैसे मूवी का ऐड कर लिया या शूज़ का या वॉच का ऐड किया, तो उसके लिए वो आपको पे करते हैं। ये फ़ायदा होता है। तो जैसे जो लोग एमएमए फाइटिंग में आना चाहते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ बताना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो क्या मैसेज होगा? स्पेशली लोग ये सोचते हैं शायद इस फील्ड में पैसा नहीं है, हमें एक स्टेबल जॉब करनी चाहिए 9 to 5। तो आपको क्या लगता है, पैसा है इसमें? और अगर है तो आप जो आने वाले लोग हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम मतलब 10 साल 15 साल देते हैं स्टडी में, तो इस तरह हमें स्पोर्ट में भी 10 से 15 साल देना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाहर जाओगे ऐसा कल्चर है कि वो बचपन से स्टार्ट करते हैं, 6 साल 7 साल के ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो जब वो 15 साल के होते हैं तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, 15 साल में 16 साल में वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। तो इसी तरीके से एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनको पता नहीं कि स्पोर्ट में भी बहुत बड़ा करियर है, इसमें आप मिलियंस में पैसे कमा सकते हो। जो यूएफसी उसमें मिलियंस में आपको पे करते हैं, डॉलर पे करते हैं। तो ये ऐसा स्पोर्ट है कि आप एक फाइट करने के बाद एक मर्सिडीज कार अफोर्ड कर सकते हैं, एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है कि मतलब अगर आप फेमस हो गए, अगर आपने अच्छा यूएफसी में फाइट किया, यूएफसी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर उसमें आपने फाइट किया, फेमस फाइटर हो, आपको बहुत अच्छा पे करते हो। मतलब 9 to 5 से ज्यादा ही आप पैसा कमा रहे हैं, ये कह सकते हैं। करेक्ट हाँ। तो इसमें भी लोगों बहुत को बड़ा करियर एक्चुअली, मतलब हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि इसमें हम एक्चुअली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उनको। तो जैसे हम पढ़ लिख के कोई जॉब करते हैं
तो उसमें जैसे हम पैसा कमा सकते हैं, उस तरह स्पोर्ट में भी कमा सकते हैं। बल्कि स्पोर्ट पे इतना पैसा कमा सकते हैं आपकी आने वाला आपका 7 नस्ल भी बैठ के खाया तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के बाद। तो मतलब ये कि इसमें पैसा है, बस लोगों तक ये बात पहुंचनी जरूरी है जो कि अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी मैम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक यू। के लिए। द वायरल वॉइसेस के आज के एपिसोड में हमारे साथ थे मोहम्मद एहतशाम अंसारी, जिनसे हमने जाना उनकी जर्नी के बारे में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज द वॉइस।